हम लोगों ने पढ़ा था सबसे बीच में होता है न्यूक्लियस। हम केवल एक टीएस देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला सेल होता है, उसके बाद दूसरा सेल होता है, तीसरा सेल होता है, उसके बाद चौथा सेल होता है, बीच में बना दे रहे हैं, पांचवा सेल होता है, ठीक है। सबसे पहले पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सेल, ठीक है। न्यूक्लियस से पहले सेल की दूरी जो होती है रेडियस होगी, दूसरे सेल की दूरी वो भी रेडियस होगी, दूसरे सेल की रेडियस होगी, तीसरे सेल की दूरी तीसरे सेल की रेडियस होगी, चौथे सेल की दूरी चौथे सेल की रेडियस होगी, ठीक है। ऐसे पांचवे की, छठे की, सबकी रेडियस होगी। पहले सेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो पहले सेल की एनर्जी होगी, दूसरे सेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी दूसरे सेल की एनर्जी, तीसरे सेल की, ऐसे लगातार होगी। पहले सेल में जो इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से चल रहे होंगे वो पहले सेल की वेलोसिटी हो जाएगी, ऐसे दूसरे सेल की होगी, तीसरे सेल की होगी, चौथे सेल की होगी, पांचवें सेल की होगी। तो अलग अलग सेल की जो रेडियस, एनर्जी और वेलोसिटी अलग अलग होंगी। तो इसको हम समझने के लिए फार्मूले देखेंगे, कैसे हम पहले सेल के रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी निकालेंगे, दूसरे सेल का रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी निकालेंगे। वही हम फार्मूला देखने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द बोहर मॉडल, बोहर के मॉडल के अनुसार रेडियस आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर एम जेड। ये जनरल फार्मूला होगा। इसमें एच की वैल्यू रखा गया है, पाई की वैल्यू रखा गया है, ई की वैल्यू रखा गया है और इसे सॉल्व किया गया है। एम की वैल्यू भी रखा गया है, इसे सॉल्व किया गया है। एन स्क्वायर और जेड ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यानी जेड क्या है, किसी भी एटम का परमाणु क्रमांक है, यानी एटॉमिक नंबर है, जबकि एन जो है वो सेल है, जिस सेल का तुम निकाल रहे हो। तो ये दोनों चीज़ें समझो अननोन है, बाकी सारी चीज़ें क्या है, नोन है। तो सारी सबकी वैल्यू रख के, सारी चीज़ों की वैल्यू रख के इसे सॉल्व किया गया है। तो क्या है 4.5 नहीं 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, जो कि अननोन है। तो हमें फार्मूला याद करना है आर एन इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। रेडियस किस में आएगी, एंगस्ट्रॉम में आएगी। ये यूनिट याद रखना बहुत ज़रूरी है। 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। ऐसे जब हम वेलोसिटी देखेंगे, वेलोसिटी वी एन इक्वल टू 4 पाई ई स्क्वायर जेड अपान एन एच। तो इसमें भी जेड और एन क्या है, अननोन है, बाकी सारे नोन हैं। सबकी वैल्यू रख के सॉल्व किया गया तो क्या है 2.188 इंटू 10⁸ जेड बाई एन। ये किस में आएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड में आएगा। तो हमें याद क्या करना है, वी एन इज इक्वल टू 2.188 इंटू 10⁸ जेड बाई एन। वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकेंड में आ जाएगी। ओके, अब हम एनर्जी देख ले रहे हैं। एनर्जी है, एनर्जी ई एन इज इक्वल टू माइनस एम ई स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर। बहुत बड़ा फार्मूला है, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, हमें डायरेक्ट देखना है। एनर्जी ई एन इज इक्वल टू माइनस 13.6 यानी 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है। तो सबका एक फैक्टर याद रखना है। सबसे पहले रेडियस में जो फैक्टर हो एन स्क्वायर बाई जेड है, जबकि वेलोसिटी में जो फैक्टर हो जेड बाई एन है, जबकि एनर्जी में फैक्टर है जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर है। इसको लिख सकते हो जेड अपन एन का होल स्क्वायर, ठीक है नहीं। ऐसे याद कर सकते हो 13.6 जेड बाई एन का होल स्क्वायर। इसे याद करने में आसानी हो जाएगी। ये तीनों फार्मूले में देखना, इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग आगे। दीज आर इन CGS, ये सब किस में है, CGS यूनिट में है, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड यूनिट इसे कहते हैं। जो एनर्जी की जो यूनिट है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम आती है, ये भी ध्यान रखना है। रेडियस किस में आता है, एंगस्ट्रॉम में, वेलोसिटी
सेंटीमीटर पर सेकंड में, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया, रेडियस, एनर्जी एंड वेलोसिटी। दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, पार्टिकल एंड वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर और इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर। इलेक्ट्रॉन दो नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। इसे कहते हैं डुअल नेचर। डे ब्रॉगली नामक साइंटिस्ट ने इसे देखा था। According to de Broglie, electron has the particle and wave nature, dual nature, and mathematically disapproved by, disapproved नहीं होना चाहिए, approved by होना चाहिए, हमने गलती की होगी, and mathematically approved by प्लैंक एंड आइंस्टीन। इसे मैथमेटिकली किसने बताया था? प्लैंक और आइंस्टीन ने इसे प्रूव किया था। जबकि इसको बताया किसने था? डी ब्रॉगली ने बताया था कि दो नेचर होते हैं। जैसे देखो, आइंस्टीन का फार्मूला था E=mc²। समझ जाओ, लिख नहीं मिल रहा है इससे। E=mc² था। जबकि प्लैंक का जो फार्मूला था E=hν था। क्या था? E=hν। इसको लिख दे रहे हैं एक बार यार, इससे तुम्हें समझ में आए। E=mc² जो फार्मूला था वो किसका था? आइंस्टीन का था। E=mc² था, आइंस्टीन का था। और इसी एनर्जी का फार्मूला प्लैंक ने दिया था, E=hν। h/न्यू था, hν था। न्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं? c/λ। न्यू की वैल्यू होती है c/λ, तो क्या होगा? hc/λ हो जाएगा। तो इसको लिख दो बराबर hc/λ हो जाएगा। ठीक है, E=mc² =hν बराबर hc/λ। तो दोनों एनर्जी हैं, तो दोनों को बराबर कर दिया गया। तो E=mc² बराबर hc/λ। तो इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं आगे वाले को, तो c से c कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा? mc बराबर h/λ। तो हमें लैम्डा देखना है, तो लैम्डा बराबर h/mc हो जाएगा। ओके, तो फार्मूला हमें याद करना है, ये वाला ऊपर वाला भी याद करना है। E=mc² बराबर hc/λ। दूसरा है लैम्डा बराबर h/mc। ऊपर वाला याद है, ये मेन फार्मूला है, इस तो निकल ही आ जाएगा इससे। जनरल फार्मूला इससे याद करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन काफ़ी सॉल्व करेंगे। यही वाला है पूरा फार्मूला। लैम्डा बराबर h/mv। c क्या है? वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को v भी लिख सकते हो। लैम्डा बराबर h/mv। तो mv क्या है? मोमेंटम है, तो h/p। और p बराबर क्या होता है? √2mk। h/2mk हो जाएगा। इसको हम देख लेना कन्वर्जन इसे कैसे किया जाता है, क्योंकि ये वाला फार्मूला बार बार आएगा, मॉडर्न में भी आएगा, फिजिक्स और अलग कई जगह आएगा। हम लोग बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर की थ्योरी के बारे में। हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। इस थ्योरी को हम उसी इंट्रोडक्शन से समझेंगे। थोड़ा हम इंट्रोडक्शन दोबारा देख ले रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ा था, ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर सेल पाए जाते हैं। पहला सेल हो गया, दूसरा सेल हो गया, तीसरा सेल हो गया, चौथा सेल होगा। सब गोल होते हैं। पूरा हम केवल TS दिखा रहे हैं एक तरफ का। तो क्या पहला सेल है, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा सेल हो गया। पहले सेल की न्यूक्लियस से दूरी होगी, पहले सेल की रेडियस। दूसरे सेल की न्यूक्लियस से दूरी हो जाएगी, दूसरे सेल की रेडियस। तीसरे सेल की न्यूक्लियस से दूरी हो जाएगी, तीसरे सेल की रेडियस। ऐसे आगे भी होगी, चौथे सेल की, पाँचवें सेल की। पहले सेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी, पहले सेल की वेलोसिटी हो जाएगी। दूसरे सेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो होगी, दूसरे सेल की वेलोसिटी हो जाएगी।
ऐसे तीसरे चौथे सारे सेल की वेलोसिटी होगी। पहले सेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होगी पहले सेल की एनर्जी हो जाएगी, दूसरे सेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी दूसरे सेल की हो जाएगी, ऐसे लगातार होगी। नहीं, हर सेल की एनर्जी, रेडियस और वेलोसिटी अलग अलग होगी, है नहीं। तो हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे एनर्जी, रेडियस एंड वेलोसिटी। हम सबसे पहले फार्मूला देख लेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो इसका क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी। अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, बोहर मॉडल के अनुसार रेडियस आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपन 4 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर एम जेड। इसमें एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, इसका अलग वैल्यू होती है। एन स्क्वायर कांस्टेंट नहीं, सॉरी, एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है। मास भी कांस्टेंट है, यानी एन स्क्वायर और जेड कांस्टेंट नहीं है। तो जितने कांस्टेंट हैं उनकी वैल्यू रख के सॉल्व किया गया तो क्या है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। तो रेडियस किस में आएंगी, एंगस्ट्रॉम में आएगी। यूनिट याद करना बहुत ज़रूरी है। तो हमें इसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम याद करेंगे 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। आर एन इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम में आएगा। ऐसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी में भी है 2 पाई स्क्वायर जेड अपान एन एच। तो जितने कांस्टेंट हैं उनकी वैल्यू रख के सॉल्व कर लिया गया है। तो क्या है 2.188 इंटू 10⁸ जेड बाई एन, सेंटीमीटर पर सेकंड में आता है वेलोसिटी। याद क्या करना है, वी एन इज इक्वल टू 2.188 इंटू 10⁸ जेड बाई एन। एनर्जी का फार्मूला देख लें, ई एन इज इक्वल टू माइनस एम ई पावर 4 अपान एन स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। टोटल फार्मूला है, कांस्टेंट की वैल्यू रख के सॉल्व किया गया, क्या है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आता है एनर्जी। एन क्या है, ये नंबर ऑफ सेल है, जिस सेल का निकालना चाहते हो वो एन की वैल्यू रख दो। एन स्क्वायर बाई जेड में एन की वैल्यू रख दो, जेड बाई एन में एन की वैल्यू रख दो, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर में भी एन की वैल्यू रख दो। और जेड क्या है, परमाणु क्रमांक है, यानी एटॉमिक नंबर है। तो अलग अलग सेल के इलेक्ट्रॉन की अलग अलग एनर्जी, वेलोसिटी और रेडियस आ जाएगी। ओके, ये सारी चीज़ें सीजीएस यूनिट में हैं। तो हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, पार्टिकल एंड वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर कैसा होता है और इसका वेव नेचर कैसा होता है। ओके, यानी जो इलेक्ट्रॉन है दो नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, इसीलिए इसे कहते हैं डुअल नेचर। इलेक्ट्रॉन हैज द पार्टिकल एंड वेव नेचर, यानी डुअल नेचर। मैथमेटिकली डिसअप्रूव्ड, यानी इसका अप्रूव्ड होना चाहिए, यह प्रूव्ड, मैथमेटिकली प्रूव्ड बाय द प्लैंक एंड आइंस्टीन। प्लैंक और आइंस्टीन को द्वारा मैथमेटिकली प्रूव किया था। जबकि जो डुअल नेचर बताया किसने था, डी ब्रॉगली ने बताया था। देखो क्या होता है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इक्वल टू एम सी स्क्वायर किसने बताया था, आइंस्टीन ने बताया था। E इक्वल टू एच सी अपन लैम्डा किसने बताया था, प्लैंक ने बताया था। दोनों को बराबर कर लिया गया, इक्वल टू एम सी स्क्वायर बराबर एच सी अपन लैम्डा। तो लैम्डा बराबर क्या है, एच अपान एम सी आ जाएगा। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, सी की जगह बी भी यूज कर सकते हो। तो लैम्डा बराबर एच अपान एम बी। एम बी क्या होता है, एच अपान पी हो जाएगा। एम बी होता है मोमेंटम, एम बी की जगह पे पी रख दिया गया। और पी बराबर होता है √2m के, तो एच अपान √2m के रख दिया गया। जनरल फार्मूला जो निकल के आया, क्या निकल के आया, लैम्डा बराबर एच अपान एम बी बराबर एच अपान पी बराबर एच अपान √2m के। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हम वेवलेंथ निकालेंगे। ऊपर वाला फार्मूला भी इम्पॉर्टेंट है। इस फार्मूले को देख लेना एक बार। जो प्लैंक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था E इक्वल टू
एच न्यू, एच इंटू न्यू बताया था। न्यू बराबर होता है सी अपान लैम्डा, तो न्यू की जगह पे लिख दिया था सी अपान लैम्डा, एच सी अपान लैम्डा। ओके, इसलिए एनर्जी का फार्मूला वहाँ पे लिखा था एच बराबर एच सी अपान लैम्डा, ई बराबर एच सी अपान लैम्डा। तो ये फार्मूला प्लैंक ने बताया था, जबकि आइंस्टीन ने क्या बताया था, इक्वल टू एम सी स्क्वायर। दोनों को वहाँ पे बराबर कर लिया गया था। ओके, दोनों अलग अलग एनर्जी के फार्मूले हैं, दोनों को समराइज करके वहाँ पे लिखा गया था। यहाँ पे एक पॉइंट हम देख ले रहे हैं, जो एनर्जी है, ध्यान देना, जो एनर्जी है वो लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एनर्जी क्या है, लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जब जब एनर्जी बढ़ेगी तो लैम्डा क्या होगा, घटेगा, या जब जब लैम्डा बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होगी, घटेगी। मास के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा, नहीं जब जब मास ज़्यादा होगा तब तब वेवलेंथ कम होगी। तो इसका एक पॉइंट लिखा है, देख ले रहे हैं। ग्रेटर द मास एंड एनर्जी स्मॉलर द वेवलेंथ, जितना ज़्यादा मास और एनर्जी होंगी उतना ही कम वेवलेंथ होगा। एक पॉइंट यहाँ पे देखना है, फार्मूला से यहाँ पे देखो P की जगह पे √2m k लिखा है, इसको कैसे लाया गया ये देख लो। फार्मूला होता है k इक्वल टू P स्क्वायर अपान 2m। ये जनरल फार्मूला होता है। क्या मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन होता है, k बराबर P स्क्वायर बाई 2m। जब हम P बराबर निकालते हैं तो क्या निकलता है, 2m को इधर गुणा कर दोगे क्या होगा, 2mk हो जाएगा। P स्क्वायर बराबर 2mk हो जाएगा, तो P बराबर क्या हो जाएगा, √2mk हो जाएगा। तो वही लिखा है, P बराबर की जगह पे √2mk लिख दिया गया है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चन सॉल्व होंगे। लैम्डा बराबर एच अपान एम बी बराबर एच अपान पी बराबर एच अपान √2mk। इसे कहते हैं डुअल नेचर इक्वेशन, इलेक्ट्रॉन के डुअल नेचर का इक्वेशन है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं वेव मैकेनिकल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिकल थ्योरी, वेव मैकेनिकल थ्योरी क्या करी, वेव मैकेनिकल थ्योरी ये कह रही है, अगर कोई पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो इसके साथ एक वेव एसोसिएटेड रहेगी जो उसी के फेज में चलेगी, जैसे वो चल रहा है वैसे ही चलेगी। नहीं, कोई भी पार्टिकल अगर मूव करता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, इसे कहते हैं मैकेनिकल वेव। इलेक्ट्रॉन के जो एंगुलर मोमेंटम को इसके वेव नेचर से भी डिफाइन किया जाता है, तो वही पॉइंट लिखा है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन पार्टिकल एंड वेव नेचर इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द h/2π। मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है पार्टिकल और वेव नेचर का, वो h/2π का पूर्ण गुणित होता है, अरे इंटीग्रल मल्टीपल होता है। सिंस इलेक्ट्रॉन एंड वेव रिमेन इन द सेम फेज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और वेव क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। देयरफॉर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इज द इक्वल ऑफ द लेंथ ऑफ वेव। इसलिए सर्किल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो उसके वेवलेंथ के बराबर होता है। जैसे देख लो, लेंथ ऑफ वेव यानी लेंथ के वेव के बराबर होता है, वेवलेंथ के बराबर होता है, एक ही बात है। देखो कोई पार्टिकल है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, देखो ठीक है नहीं, तो इसकी जो वेव होगी वो भी एक सर्किल में मोशन करेगी, लेकिन वेव का भाई अपना अलग नेचर होगा, ठीक है नहीं। तो अगर कह दिया जाए कि जो इसका वेवलेंथ कितना होगा, तो जितना भाई सर्किल का लेंथ होगा उतना ही इसका वेवलेंथ होगा लगभग, ठीक है नहीं। वही पॉइंट लिखा है, सिंस
इलेक्ट्रॉन एंड वेव रिमेन द सेम फेज। इलेक्ट्रॉन और वेव क्या होगा, सेम फेज में पाए जाते हैं, लगभग एक ही जैसा चक्कर लगाते हैं। देयरफॉर सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, इस सर्किल का जो सर्कमफेरेंस है इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ वेव, उसके वेवलेंथ के बराबर होगा। मान लो लैम्डा इज द लेंथ ऑफ द वन वेव, लैम्डा जो है वो एक वेव की लेंथ है। लेंथ ऑफ एन वेव, अगर एन वेव का जो लेंथ देखा जाए तो भाई एन लैम्डा हो जाएगा। एन लैम्डा मतलब ये पूरा सर्कमफेरेंस यानी 2πr, एन लैम्डा बराबर 2πr। मान लो इस पूरे सर्कमफेरेंस में कई वेव लेंथ हैं, एक से ज़्यादा वेव लेंथ है, तो क्या होगा, एन लैम्डा बराबर 2πr। तो लैम्डा की वैल्यू हम रखते रहे h/mv, तो n इंटू h/mv बराबर 2πr। ठीक, तो 2π को इधर ले आ रहे हैं, mv को उधर ले जा रहे हैं, तो n इंटू h/2π बराबर mvr। mvr क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, तो mvr बराबर n इंटू h/2π। ये तुम्हारा फार्मूला निकल के आ जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि हमें ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, एक बार जनरल देख लो कि कहीं पे कई वेव का पूछ लिया, क्या कर दिया, उसकी अलग बात है, जो क्वेश्चन में आएगा तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत इस फार्मूले की है। mvr बराबर, ऐसे याद करना, mvr बराबर n इंटू h/2π। h/2π होता है, याद रखना 2π के भी एक फार्मूला हम 4π का भी पढ़ेंगे। तो mvr बराबर n इंटू h/2π।